हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको मैं कवर करने वाली हूँ वन बाय वन। और सबसे पहले जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन है एनवायरनमेंट का और उसके कंपोनेंट्स का। तो ये जो मैं वीडियोज़ हैं वो डेली बेसिस पे या फिर 1-2 दिन छोड़ के मैं लेके आया करूँगी और रेगुलरली आऊँगी। इस बार बीच में थोड़ा टाइम ऐसे निकल गया, लेकिन अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली आने वाली है। तो आप बने रहिए साथ और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट लेक्चर है वो है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये रेलेवेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं और ज़्यादा जो यूजी लेवल और पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उनमें भी ये रेलेवेंट। और दूसरा जो यूजीसी नेट में पेपर 2 है एनवायरनमेंटल साइंस, उसमें भी ये टॉपिक रेलेवेंट है। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, जैसे वन डे एग्ज़ाम कोई भी है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हालांकि हम डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम बाद में भी कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को आप प्लीज़ वीडियो जो है वो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। और दूसरा, यूट्यूब के अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो अगर, तो आप वहाँ पे जाके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट वर्ड है उसको समझते हैं। इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, इन्वायरनर और इन्वायरनर। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब है टू एनसर्कल और टू सराउंड, मतलब किसी चीज़ को एनसर्कल करना, किसी चीज़ को सराउंड करना। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएँ, अगर इन्वायरमेंट को समझें तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम देखें, वैसे तो हम 5th क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मे बी वो ह्यूमन है, मे बी वो कोई एनिमल है, मे बी वो कोई प्लांट है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर, अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसको जो भी चीज़ें सराउंड करती हैं, उसके आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं, लिविंग हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है, मे बी वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लैंड हो सकता है, या ट्रीज़ हो सकते हैं, या दूसरे एनिमल्स होते हैं। कलेक्टिवली ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं, उसका इन्वायरमेंट। ठीक है, वैसे ही अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, तो हमारे भी आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं एक रूम में बैठे हैं तो उस रूम में भी जो चीज़ें हमें सराउंड कर रही हैं वो हमारी इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम जैसे टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, एयर है, और एयर में जो माइक्रोब्स हैं वो हमारा एक इन्वायरमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो किसी भी गिवन टाइम में, किसी भी गिवन स्पेस में, एट अ पॉइंट, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक स्पेस में अगर हम बैठे हैं तो उस पॉइंट पे जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, उस टाइम पे जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, मैंने तो एग्जांपल दिया एक तो रूम का। दूसरा, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मे बी आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या मे बी आप ऑफिस जाते हैं कहीं, तो वहाँ पे जाके जो आपका इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पे जो चीज़ें आपको सराउंड कर रही है वो उस टाइम पे आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बेसिकली सम टोटल होता है जो भी कंडीशन सराउंड करती है मैन को किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी स्पेस और टाइम में। ठीक है, तो अगर हम क्लासिफाई करें इन्वायरमेंट को तो दो टाइप के हमको मिलेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम फिज़िकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं,
ठीक है, जिसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब चीज़ें मिल के जो हमारा इन्वायरमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुई है, जैसे पहले से बना हुआ है वैसा ही हमें वो इन्वायरमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के होते हैं इन्वायरमेंट, एक तो होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और बाकी जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और एबायोटिक होता है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है। ठीक है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। ठीक है, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में फर्दर भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर्म करता है। दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट हम क्या कहते हैं, एक तो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ गया ह्यूमन, तो इसका मतलब जो ह्यूमंस के इंटरेक्शन से जो इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं पे भी रहते हैं तो हम घर बनाते हैं, ठीक है, वो एक अलग इन्वायरमेंट बन गया। मतलब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके इन्वायरमेंट बना लिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जब ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट बेस। यहाँ तो हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ पार्क बना लें, या कोई स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हम जब अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या रोड हम बनाते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आपको दो तरीके के इन्वायरमेंट दिखेंगे। इस साइड पे जो आपको दिख रहा है ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, एनिमल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, एयर है, लैंड है और वाटर है। ठीक है, ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के। अगर हम बात करें ह्यूमन इन्वायरमेंट का, तो आप देखते हैं आपके आगे पीछे रोड्स हैं, कार्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, पार्क्स हैं, डैम्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है, जो हम मॉडिफाई करके बनाते हैं चीज़ें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, अगर हम उनके एलिमेंट्स को देखें, जैसे एयर, वाटर है, ठीक है, लैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिवाइडेड है इन 4 स्फीयर्स में। तो इनको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, जो हमारे प्लैनेट को या अर्थ को सराउंड करता है। ठीक है, हमारे अर्थ को बेसिकली वो सराउंड करता है, या हम कह सकते हैं एक एनवेलप की तरह होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं। वाटर वेपर्स एक बेसिकली गैस ही है। तो ये सब गैसेस मिल के हमारे प्लैनेट को जब सराउंड करते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसमें सबसे डायनेमिक क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर है जो क्या है, सर्कुलेशन में होती है हमेशा, तो वो डायनेमिक नहीं है, वो एक जगह रुका नहीं हुआ है। जैसे कि अगर कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है तो विंड की सर्कुलेशन की वजह से वो पॉल्यूशन दूसरी जगह पे भी जा सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो वहाँ से स्मोक अगर निकल रही है, अगर आपने देखा होगा, वो एक वहीं पे नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो एटमॉस्फेयर इसलिए बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, वो एक जगह पे एक तरह का नहीं रहता है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे आज क्या है, अगर सनी है, दूसरे दिन क्या पता क्लाउडी हो जाए, तो क्या पता 1 घंटे में क्लाउडी हो जाए या 2 घंटों में क्लाउडी हो जाए, पहले अच्छी खासी धूप हो। तो एटमॉस्फेयर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये जो स्फेयर है या जो एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये होल्ड होता है
बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की जो फोर्स है इसकी वजह से ये टिका रहता है, मतलब अर्थ के साथ टिका रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का कंपोजिशन है या मिक्सचर है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो है 20.95%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा 0.03, अभी ये 0.04 हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो 0.04%। और वाटर वेपर्स जो हैं वो भी कुछ अमाउंट में मिलेंगे 1.96%। उसके बाद जो इनर्ट गैसेस हैं आपको मिलेंगी आर्गन, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये आपको मिलेंगी कितनी 0.93%। और 0.01% आपको बाकी गैसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये तो हो गया कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर भी डिवाइडेड है 5 लेयर्स में। कौन कौन सी हैं वो? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग या हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, तो इनको भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। अब यहाँ पे ही जो सारी चीज़ें हैं, जैसे वेदर है, क्लाउड्स हैं, रेन है, स्नो है, जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं वो आपको यहीं पे दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, हर 1 किलोमीटर के साथ टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑल्टीट्यूड जो है, आप हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, और मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा बाय द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मतलब जब हर 1 किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ये होता है सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस फिनोमेना को हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, अब जो एक्चुअल चेंज है वो वेरी करता है, क्योंकि एवरेज चेंज है। एक्चुअल चेंज वेरी कर सकता है वेदर के अकॉर्डिंग। किसी दिन थोड़ा कोल्ड हो सकता है, किसी दिन थोड़ा वार्म हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। लेकिन जो एवरेज डिक्रीज़ है टेम्परेचर का वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, इसलिए ट्रोपोस्फेयर में हम जब भी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें ठंड, कोल्ड वेदर देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पे आपको स्नोफॉल भी दिखती है। अब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, वो टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है। कोई भी एयर का पार्सल, मतलब कोई भी एयर का पार्सल जो है, पार्सल यानी कि एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या एयर के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जब वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है लो प्रेशर की वजह से। क्योंकि आप अगर देखते हैं आपके घरों में अगर सिलेंडर्स जो होते हैं उसमें जो गैस भरी हुई होती है वो हाई प्रेशर में होती है। ठीक है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तभी वो एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है। लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर में हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो वो गैस जो है वो प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से वो अच्छे से डिसिपेट हो सकती है, वो एक्सपैंड होने लगती है। जब हवा एक्सपैंड होती है तो वो कूल हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हवा है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो हवा जो होगी वो
कूलर होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एयर लोअर डाउन, मतलब नीचे जो हवा होगी उससे वो कूलर होगी, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर में ऑलमोस्ट 75% जो एयर है वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर की बाकी लेयर से, मतलब आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो एयर है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे जो वाटर वेपर्स हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल भी होती है, ठीक है। अब जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, मतलब लैंड के साथ जो पार्ट लग रहा है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर, ठीक है। जो लैंड के पास पार्ट लग रहा है इसका ट्रोपोस्फेयर का, या लैंड के साथ जो टच हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे ये है, ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक थोड़ा सा गैप है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, मतलब इसका जो अपर लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो अपर लेयर है जहाँ से बाद में स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगा, उसके बीच में जो एक थोड़ी सी लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। दिस इज़ लोएस्ट एट द पोल्स वेयर इट इज़ अबाउट, ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो पोल्स में कम होगी 7 to 10 किलोमीटर, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है, और हाईएस्ट होगी इक्वेटर में, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है ट्रोपोपॉज से अबाउट 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम है, 10 किलोमीटर तक आपका क्या आ गया, ट्रोपोस्फेयर आ गया, ठीक है। 10 या 15, कभी कभी 20 तक भी ये एक्सटेंड कर सकता है। तो हम मान के चलें कि इससे ऊपर 50 किलोमीटर तक, ट्रोपोपॉज से ऊपर 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब 10 to 15 और हम कह सकते हैं 15 to 50 किलोमीटर जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, ओजोन, जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो लाइफ जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये ओजोन है इसको कहते हैं गुड ओजोन, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, ठीक है, जो हमारे हमें ह्यूमंस को बचाती है स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ से, प्लांट्स को भी बचाती है सेल नेक्रोसिस से, जिनसे उनको डैमेज ना हो। तो स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है, ये याद रखना है, यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और क्योंकि यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रोपोस्फेयर। हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा कि टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है वापस। क्यों इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन है। ओजोन क्या करती है, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जब उन्होंने सनलाइट या सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा इस लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की लेयर है। ये जो लेयर है इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो मिडल स्फेयर, ठीक है, मतलब बीच में जो स्फेयर, ये कहीं मिडल में अगर आप देखें तो बाकी लेयर्स जितनी भी हैं उनके मिडल में ये फॉल करते हैं। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो बीच में कहीं ये फॉल कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मिडल स्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर में क्या होता है, हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब क्या होता है, मीजोस्फेयर में वापस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और सबसे कम हो जाता है, ऑलमोस्ट -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा
और इसीलिए हम इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आया मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो लेयर आएगा उसको हम बोलते हैं मीजोपॉज। अब मीजोपॉज तक कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया होता है, -90 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो लेयर है वो लोकेटेड है बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, थर्मो का मतलब हीट और स्फेयर मतलब जिस स्फेयर में आपको हीट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होते हैं, इसका एक पार्ट है जिसको हम बोलेंगे आयोनोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर का ही एक छोटा सा पार्ट है आयोनोस्फेयर, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आयोनोस्फेयर पड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्थ से जो भी रेडियो वेव्स जाती हैं, जो आपके रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो पे आपके चैनल चलते हैं, वो इस लेयर की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ पे। ठीक है, यहाँ से जो रेज़ हैं वो जाएंगी आयोनोस्फेयर में, आयोनोस्फेयर में वो रिफ्लेक्ट होके नीचे वापस आएंगी, तभी हमारा जो रेडियो है उस पर ब्रॉडकास्टिंग होती है। जो भी वहाँ पे जैसे न्यूज़ है, कोई भी कुछ चल रहा है तो वो उसमें आ जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट्स। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपने देखा मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था, लेकिन यहाँ पे थर्मोस्फेयर में वापस से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है थर्मोस्फेयर। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई जाता है, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए इसका नाम है थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब उसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो आउटर मोस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, और ये बहुत ही थिन लेयर होता है जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को क्या करता है, बाइफरकेट करता है स्पेस से। ठीक है, बहुत ही थिन लेयर होता है, और ठीक है, और ये एकदम पतला सा लेयर होता है, इसलिए इसको हम एयरलेस वॉइड की तरह कहते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल ही हवा नहीं है। अब ये जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं अलग से डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं डेप्थ में इसको जो है वो बना के लेके आऊँगी और पढ़ाऊँगी। अभी फ़िलहाल क्योंकि ये हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक एटमॉस्फेयर का हम पार्ट इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में लेके आई हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको अच्छे से बना के लेके आऊँगी, जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद टेम्परेचर वेरिएशन और बाकी चीज़ों का भी मैं उसमें जो है वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, अब जो वाटर जहाँ पे प्रेजेंट है उस स्फेयर का जो नाम है वो है हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर में हम अगर बेसिकली हम बात करें, हाइड्रोस्फेयर क्या है, एसोसिएटेड है वाटर के साथ इन लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में जो भी वाटर, अब हमने देखा जो वाटर वेपर्स है, मतलब गैसियस स्टेट में जो वाटर है वो हमने एटमॉस्फेयर में कवर कर लिया। अब जो लिक्विड स्टेट में वाटर प्रेजेंट है उसको बेसिकली हम हाइड्रोस्फेयर में एसोसिएट करते हैं। अब ये कवर करता है 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब बहुत ही स्मॉल पोर्शन में जो वाटर है वो हमें मिलता है फ्रेश वाटर की फॉर्म में, जैसे रिवर्स में, लेक्स में और ग्राउंड वाटर में, जो हमें एक्सेसिबल है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो वाटर है वो हमें फ्रोज़न फॉर्म्स में मिलता है, जैसे स्नो में, सी आइस में, आइसबर्ग्स में, आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में। ठीक है, जो हम एक्सेस नहीं करते आसानी से, तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में जो वाटर है अवेलेबल है, एक तो फ्रेश वाटर है और दूसरा एक्सेसिबल है। ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा वाटर जो है अब पॉल्यूटेड फॉर्म में हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्रायोस्फेयर में वाटर है, क्रायोस्फेयर बेसिकली क्या है, जो फ्रोज़न फॉर्म ऑफ वाटर है उसका जो स्फेयर बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फेयर। ठीक है, अब वो
मोस्ट ऑफ द वाटर उसमें क्या है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमें वहीं पे मिलेगा, फ्रोज़न वाटर की फॉर्म में ही मिलेगा, लेकिन हम उसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की अर्थ पे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी। फ्रेश वाटर जो है वो 2.5% है, बाकी जो पानी है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, 96.5% ओशंस में है, मतलब सेलाइन वाटर है जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर में भी ज़्यादा जो पार्ट है वो आपको ग्लेशियर्स और आइस कैप में मिलेगा। सरफेस वाटर यानी कि आपका जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ले सकते हैं पानी आसानी से, 1.2% है, और ग्राउंड वाटर है 30.1%, जो हमें एब्स्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में। अब आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है वो पाया जाता है 68.7%, जिनको हम आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर में से भी जो सरफेस वाटर है उसमें भी लेक्स में 20.9% है, ग्राउंड आइस और परमाफ्रॉस्ट मतलब जो जमा हुआ एक कहते हैं लेयर वाटर की सरफेस पे, वो 69.0% है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो है एटमॉस्फेयर में, लिविंग थिंग्स, रिवर्स, स्वैम्स, मार्शेस, तो इन परसेंटेज में आपको ये पानी जो है वो मिलेगा अर्थ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर और अर्थ का जो सिस्टम है, यहाँ पे वाटर का जो एक इंटरेक्शन है वो कैसे होता है, वो होता है थ्रू हाइड्रोलॉजिक साइकिल, यहाँ हम कह सकते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेयर का भी एक पार्ट है, बायोस्फेयर का भी एक पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर का भी एक पार्ट है, और लिथोस्फेयर का भी एक पार्ट है। तो पूरा एक सिस्टम यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा बायोस्फेयर है या जो हम कहते हैं लिविंग सिस्टम है वो सस्टेन हो रहा है। ठीक है, अब जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है बेसिकली वाटर साइकिल है। अब इसमें भी जो साइकिल है वो इस तरह से होता है, इवेपोरेशन मतलब जब ज़मीन पे सरफेस पे वाटर होता है, जो सरफेस वाटर होता है उसका कन्वर्जन होता है, मतलब वो चेंज हो जाता है सनलाइट की वजह से, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं वाटर वेपर्स में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, मतलब लिक्विड से गैस बन रहा है वाटर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। फिर ट्रांसपायरेशन मतलब जो प्लांट्स होते हैं ज़मीन पर, उनके लीव्स से वाटर जो है वो निकलता है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं और वो क्योंकि वार्म होते हैं वो राइज करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। अब जब वो कूल एयर के साथ मीट करते हैं, मतलब वो कूल एयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो चेंज हो जाते हैं वापस से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उसको हम लिक्विड या हम कह सकते हैं स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या वाटर लिक्विड वाटर है, वो जब रेनफॉल की फॉर्म में या स्नोफॉल की फॉर्म में नीचे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। मतलब बारिश जब होती है या स्नोफॉल होती है तो वो वाटर या तो लिक्विड वाटर की ड्रॉप्स की फॉर्म में या तो स्नो की फॉर्म में नीचे आता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है और वो रन ऑफ होता है, मतलब बहुत ही तेज़ बहता है कहीं से पे इकट्ठा होके, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ, और वो नदियों में वापस जाके मिल जाता है, और नदियों से के बाद वो ओशंस में मिल जाता है, वापस से इवेपोरेशन होती है, और इसी तरह ये प्रोसेस वापस से कंटिन्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो इसमें आपने देखा कि सारे स्फेयर्स आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब इवेपोरेशन हुआ एटमॉस्फेयर में, फिर रन ऑफ हुआ लिथोस्फेयर में। ठीक है, वापस से वो रन ऑफ कहाँ गया, हाइड्रोस्फेयर में। तो सारे जो स्फेयर्स हैं वहाँ पे इंटरेक्शन होके ये पूरा सिस्टम जो है वो बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं
इवेपोरेशन हुआ वाटर बॉडी से, ट्रांसपायरेशन हुआ प्लांट से, और यहाँ पे जब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कूल हुए, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने। क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं तो जो भी जब सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब वो अब उस वॉल्यूम से ज़्यादा वो पानी जो है वो कैरी नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, फिर वो किस फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में या स्नोफॉल की फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है। अगर स्नोफॉल की फॉर्म में है तो वो मेल्ट होके सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में। अगर वो रेनफॉल की फॉर्म में है तो वो पानी इकट्ठा होके वो भी सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में आ जाएगा रिवर्स में, और रिवर्स से फिर ओशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिथोस्फेयर और जियोस्फेयर। लिथोस्फेयर या जियोस्फेयर अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है, जिसमें क्या है, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेटल, ब्रिटल अपर पार्ट ऑफ द मेटल, जो सॉलिड पार्ट है ना क्रस्ट का, और अपर मेंटल का। जो लोअर मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में शुरू हो जाता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो सॉलिड पार्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के बीच में, सॉइल भी है। ठीक है, वो है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर जो वर्ड है वो बना है दो वर्ड से, लिथोस मीनिंग स्टोन, ठीक है, स्टोन और बॉल, और स्फेरा मीनिंग ग्लोब। ठीक है, ग्लोब की तरह, जो स्फेयर मतलब ग्लोब। ठीक है, अब लिथोस्फेयर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ओशियानिक लिथोस्फेयर, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। अब ओशियानिक लिथोस्फेयर जो है वो आपको जो क्रस्ट का पार्ट मिलता है बिलो द ओशन, ठीक है, वो ओशियानिक लिथोस्फेयर है। और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर जो है वो आपका जो लैंड का पार्ट है, जिसमें माउंटेन्स भी होते हैं। अब क्रस्ट जो ओशियानिक लिथोस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन आपको मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, वाटर। और कॉन्टिनेंटल जो स्फेयर है वो डेंस होगा, यानी कि थिक होगा एज़ कम्पेयर टू ओशियानिक लिथोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब लिथोस्फेयर का ही पार्ट है पीडोस्फेयर। ठीक है, जो हम मिट्टी हम देखते हैं, सॉइल या डर्ट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं पीडोस्फेयर। अब पीडोस्फेयर कैसे बनता है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। वो कैसे बनता है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उनकी वेदरिंग होती है, इरोजन होती है। वेदरिंग मतलब वो रॉक्स टूटती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ विंड, हवा, एटमॉस्फेयर हो गया, बाय द मूवमेंट ऑफ स्नो या ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं, या पानी की मूवमेंट होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो सरफेस है वो क्या होगी, वो रब होगी, उसकी वजह से वेदरिंग होगी, क्रैक होंगी, रॉक्स क्रैक होंगी, और वो टूटेंगी जब, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगी, तो उनको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बाय द एक्शन ऑफ विंड, ठीक है, विंड मतलब हवा, जब तेज़ हवा होती है, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में विंड होगी, और दूसरा रेन या सरफेस रन ऑफ जब होता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इरोजन। तो इन दोनों चीज़ों से क्या बनता है, पीडोस्फेयर, मतलब जो हमारी मिट्टी है वो बनती है, सॉइल जो है, सॉइल की एक लेयर जो है वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सारे जो स्फेयर्स हैं उनका इंटरेक्शन हो रहा है, तभी जो पीडोस्फेयर है वो बन रहा है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स मिक्स विद दीज इरोडेड रॉक्स टू क्रिएट फर्टाइल सॉइल। अब जो बायोस्फेयर में जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है या उनके रिमेन्स होते हैं, जब ये इन जो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, तो एक फर्टाइल लेयर बन जाती है सॉइल की, जिसको हम बोलते हैं पीडोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे क्या हो सकता है, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर बेसिकली वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फेयर बेसिकली इन जो सारे स्फेयर्स का इंटरेक्शन है, हम उसको कह सकते हैं बायोस्फेयर, क्योंकि एयर में भी आपको
लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, वाटर में भी दिखेंगे, लैंड पे भी दिखेंगे। तो इन तीनों चारों, या आप क्रायोस्फेयर का भी देख सकते हैं, इन चारों को मिला के जब इनका इंटरेक्शन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो जो नया एक जोन बनता है पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है वो कॉइन किया था एडवर्ड स्वेस्ट ने इन 1875, और उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया था एज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ डिवेल्स, जहाँ पे आपको लाइफ मिलेगी, यहाँ हम कह सकते हैं जहाँ पे आपको लिविंग थिंग्स मिलेंगे, वो सरफेस जो है अर्थ का, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, दिस इम्पॉर्टेंट। अब यही जो स्फीयर है ये हमें डिस्टिंग्विश करता है बाकी प्लैनेट से, क्योंकि आपको कहीं किसी और प्लैनेट में ऐसा जो स्फीयर है, वो लाइफ जो है वो नहीं मिलेगी। और ये कब से स्टार्ट हुई है? 4.5 एंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। इस टाइम के बीच में कहीं जो लाइफ है यहाँ पे इवॉल्व हुई अर्थ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो बायोस्फीयर इन सारे स्फीयर्स के इंटरेक्शन से बना है। ठीक है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। इन सारे स्फीयर्स का जब इंटरेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर कहाँ तक एक्सटेंड है इसका हम देखते हैं, तो बायोस्फीयर का एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है। आपका जो रूट सिस्टम है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसमें भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, डार्क इन्वायरमेंट, ओशन का जो डेप्थ है वहाँ पे भी आपको वो मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। और रेन फॉरेस्ट से लेकर हाई माउंटेन्स टॉप्स तक आपको माइक्रो लाइफ जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको लाइफ मिल रही है वो आपका बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर जो है वो बेनिफिट करता है फूड वेब से। ठीक है, अगर आप नेचर में देखें, आप इन्वायरमेंट में देखें, तो हर एक एनिमल, प्लांट या हर एक जो लिविंग थिंग है वो एक दूसरे से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है फॉर एनर्जी। बेसिकली सब ही एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अब न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं। एक बार जो प्लांट जो है वो मर जाता है या एनिमल मर जाता है, तो उसके जो डेड रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में या ओशन में ऐड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स वापस कौन अब्जॉर्ब करता है? ग्रोइंग प्लांट्स। और उन प्लांट्स पे कौन फीड करता है? एनिमल्स। और उन एनिमल्स पे फर्दर दूसरे एनिमल्स फीड करते हैं, जिनको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फूड चेन, फूड वेब। तो इस एक्सचेंज की वजह से, फूड और एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से जो बायोस्फीयर हमारा है वो सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। मतलब वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा है और रेगुलेट हो रहा है एनर्जी और फूड की एक्सचेंज की वजह से। क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो जो हमारा फूड वेब है या फूड चेन है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन इंटरेक्शंस की वजह से जो बायोस्फीयर है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, हम कह सकते हैं, अपने आप को ही रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम